अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू में भली कार मां सनाउल्लाह हाशमानी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॼु डिस्कस कंदासीं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणो त लॻे थो त 25 अक्टूबर ताईं आइनी तरमीम मंज़ूर थी वेंदी ऐं असांखे आइनी तरमीम पास कराइण लाइ टाइम लाइन जो मसइलो न आहे, पर हुकूमत लाइ डेड लाइन थी सघे थी। आइनी अदालतुनि ऐं अदालती सुधारनि ते मौलाना हा कई हुई, पर हुकूमत आर्टिकल 8 ऐं 51 ते तरमीम आणणु पई चाहे, जंहिं ते पीपल्स पार्टी ऐं JUI इनकार कयो हो। ऐं अॼु उन्हनि वधीक चयो आहे सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हि ॿोल जे दौरान त बानी PTI अॼु बि सियासतदाननि सां न पर एस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हियूं करणु चाहे थो। ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो बि चयो आहे त कंहिं बानी PTI जो को बि सियासी मुस्तक़बिल रोशन नज़र नथो अचे। पाण इन ते बि डिस्कस कंदासीं ऐं गॾोगॾु डिस्कस कंदासीं त आख़िर हिन वक़्तु जेको JUI फे आहे उनजी पोज़ीशन आहे किथे, छो त हिकु पासे इहे ख़बरूं अचनि पियूं त JUI फे पंहिंजा मामला तइ करे छॾिया आहिनि हुकूमत सां ऐं मौलाना फज़लुर रहमान आइनी तरमीम ते राज़पो ज़ाहिर करे छॾियो आहे हुकूमत सां। पीपल्स पार्टी ऐं मौलाना ऐं हुकूमत हिकु पेश थिया आहिनि हिन मामले ते। ॿिए पासे अॼु हाफ़िज़ हमदुल्ला जेके JUI जा अॻवान आहिनि उन्हनि जो चवणु आहे त आइनी अदालतुनि जे नाले ते कठपुतली अदालत क़ाइमु कई पई वञे, जंहिंखां पोइ हिकु भेरो ॿीहर वरी इहो बहस शुरू थिए पियो त छा JUI हुकूमत सां गॾु आहे या न आहे, उनजी पोज़ीशन छा आहे। पाण हिन ते डिस्कस कंदासीं ऐं गॾोगॾु डिस्कस कंदासीं त आइनी तरमीम बाबति जेको हातमी मसूदो आहे उहो कॾहिं साम्हूं ईंदो, छा आइनी तरमीम बाबति हुकूमत जो होमवर्क मुकमल आहे या न। पाण इन ते डिस्कस कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़िया निगार नदीम रज़ा साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त कला। नदीम साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि लगता है कि 25 अक्टूबर तक जो आइनी तरामीम है वो मंजूर कराई जा सकती हैं। तो आपको लगता है कोई ऐसा टाइम फ्रेम की हुकूमत पाबंद है या ये 25 तक मामला हल हो जाएगा, वन साइडेड हो जाएगा? देखिए, पाबंद होने का तो कोई वो नहीं है कि बिलावल भुट्टो खुद के अपने अल्फाज से कि ये मामला अगर हम 24 से आगे लेके जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम पेश आ जाएंगी। लेकिन फिर जिस तरह से जो हमारे सामने जो फैसले एक दो हुए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है पिछले दिनों, उसके बाद से तो सारे मामला खत्म हो गए हैं। अब इनको कोई परवाह नहीं है। और रही बात मौलाना रहमान की भी, वो भी आमादा हो चुके हैं, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी जो इनकी है, सबसे पहली है वो बाकी आईनी अदालत की है। सही। और उसके ऊपर ऑलमोस्ट कंसेंसस सबका तकरीबन मेरे ख्याल में हो चुका है। और आपको शायद याद हो, ये बहुत कम कोर्ट हुआ है, ये शामीम कुरैशी के साहबजादे हैं, रुकने कौमी असम्बली जैन कुरैशी। बिल्कुल। उन्होंने भी प्रोग्राम में कहा था कि अगर गवर्नमेंट जो है ये आईनी तरमीम का मामला थोड़ा सा आगे लेके चली जाती है 17 तारीख के बाद, तो हम भी मुजाहरे भी खत्म कर देंगे और फिर आगे बातचीत भी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे ही तो सारी चीजें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। वजह यह है कि जब किसी चीज का जब आईनी तरमीम होती है तो ये तमाम स्टेक होल्डर जो है वो साथ होते हैं। बज़ाहिर उसकी 12 तनकीद या उसकी खिलाफ बातें भी की जाती हैं, वो एक पॉलिटिकल मोटो होता है, क्योंकि अपने जो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, हमदर्द हैं, उन सबको बताना भी होता है कि हमने स्टैंड लिया है, सारा कुछ ये। तो वो सारी चीजें हैं। मामला पहले भी सॉर्ट आउट हो जाना था, लेकिन बहरहाल हर चीज का एक तरीक़ाकार है। और नून लीग ने जिसने भोंडे अंदाज से इसको पेश किया था, और जो उनके वजीर कानून है वो उन्होंने फिर जब जुडिशरी को दिखा दिया तो देन उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इसीलिए, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि 25 तारीख हो या 25 तारीख के बाद, लेकिन मेरे ख्याल में 25 से पहले ये मामला खत्म हो जाएगा। अभी ये मामला हो जाता, अभी वो सिंगाई ताउन की जो तंजीम है उसका इजलास है, इसकी वजह से सारे लोग उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल ये सबमिट होने जा रही है। इसकी वजह से तो ये कोई कबाहत नहीं है। इसीलिए अब बिलावल भुट्टो ने कहा है, क्योंकि जब ये मामला याद होगा नून लीग के हाथ से निकल गया, हाथ पैर इनके खुल गए, इनके ऊपर दबाव आ गया, क्योंकि जहाँ से ये आइडिया फ्लोट हुआ था, जो प्रेशर इनके ऊपर आया, तो फिर आपने देखा ये आसिफ अली जरदारी के पास पहुंचे, उन्होंने फिर बिलावल भुट्टो को एक्टिवेट किया। और फिर बिलावल भुट्टो ने मुर्तज़ा वहाब को कराची से बुला के वहाँ बिठाया और मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकातें की, मुसवदे के ऊपर बातचीत की, सारी चीजें। और मेरी इत्तला पे ये कल रात तक फाइनल हो चुका था। ये मुसवदा मौलाना फजल रहमान ने इनके हैंडओवर भी कर देना था। अब मालूम नहीं ये सिर्फ मीडिया की हद तक बातचीत चल रही है या सारा कुछ वो सेटलमेंट हो चुका है, मुसवदा भी तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है। ये जरूर है
कि एक मौलाना ने एक चीज वो कर दी है कि आईन अदालत पे कंसेंसस कर लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जस्टिस फाइज ईसा को वहां पे डिप्यूट ना किया जाए। सही। और बार भी एक ऐसी चीज है, तो फिर तो इसका अगर आईन अदालत हो रही है तो फिर तो उसका मकसद वो नहीं रहेगा जो जो हुक्म इत्तेहाद का है पर्पज भी उसका। तो ये चीज है, और ये ऐसा अब कोई अभाम रहा नहीं मेरे ख्याल में, ये मंजूर हो जाएगी। बाकी जो चीजें दूसरी हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट की बातें हैं, वो दूसरी चीजें हैं, हो सकता है कि वो सेकंड स्टेज में हो जाए सारा कुछ, और लेकिन ये मामला सेटल डाउन हो चुका है मेरे ख्याल में। अच्छा, जैसे सर आप भी कह रहे हैं कि मामला जेयूआई के साथ तय पा चुके हैं, लेकिन ये खबरें सामने कल से ये फ्लोट हो रही थी कि मामला तय पा चुके। आज हाफिज हमदुल्ला साहब ने एक बयान दिया है कि आईनी अदालत के नाम पर जो है वो कठपुतली अदालतें कायम की जा रही हैं। तो ये जेयूआई की पोजीशन वाज़ेह अभी तक क्यों नहीं हो रही कि या वो हुकूमत के साथ देना चाह रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, या फिर वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं? लेकिन जी, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ना, जो अगर आप देखें कि मैं समझता हूँ नंबर 1 पे सदर आसिफ अली जरदारी है, जिनको मफाहमत का बादशाह और मफाहमत का और लोगों से बातचीत करने का जोड़ तोड़ का बादशाह उनको कहा जाता है। उनका लेवल का कोई नहीं है। हाँ, अगर उनके बाद कोई आता है, मैं समझता हूँ वो मौलाना फजल रहमान है। ये मौलाना फजल रहमान पत्ते कभी शो नहीं करते, तो इसी तरह से आसिफ अली जरदारी भी हैं, वो पत्ते शो नहीं करते, बाकी सारे शो कर रहे थे। मौलाना का यही है। और ये तो अब हाफिज अहमदुल्ला की मेरे ख्याल में कोई इतनी हैसियत नहीं है। वैसे वो ये बातें जो हैं अब्दुल गफूर हैदरी जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके जरिए भी वो कुछ बातें उस तरह से कर चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान ने अभी जो तहरीक इंसाफ है उससे उन्होंने बदला पूरा नहीं लिया है, क्योंकि जिस तरह से मौलाना फजल रहमान की तस्दीक की जाती थी, और फिर वही तहरीक इंसाफ वाले हैं पूरे जौक दर जौक उनके डेवीज के ऊपर आ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। मौलाना फजल रहमान वो भूल नहीं सकते, और इनके साथ बातचीत हो गई थी। लेकिन अली बिन गंडापुर ने फिर 2 रोज पहले जिस तरह से अपनी केपी की असम्बली में मौलाना के खिलाफ बात की थी, वो यानी कि जिक्र करके आगे निकल गए थे। तो बहरहाल मामला तो ये तो पॉलिटिसाइज भी तो है ना, उन्हें भी अपने लोगों को कुछ ना कुछ तो वो करना है ना। और देखिए, आपको पता है नहीं पता है, जो पार्टी हेड होता है ना, सब वही होता है बस से। उसके अलावा राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं होता। वो कुछ भी कहते रह जाए। आप अब इनके सोमरो साहब की सुने, सिंध के जो इनके रहनुमा है वो भी देखे, वो सोमरो साहब उनको भी देखे ना आप। वो सिंध में होते हैं, कौम परस्ती की सियासत कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो नेशनल लेवल की बातें कर रहे होते हैं। उनका लेवल नहीं है। जो डिसीजन लेना है मौलाना फजल रहमान ने डिसीजन लेने, और मैं समझता हूँ वो डिसीजन लिया जा चुका है। इनके जो ताल्लुकात हैं सदर आसिफ अली जरदारी से, वो किसी से ढके छुपे नहीं है, बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। फिर नंबर, और फिर जो इन सब का जो मुश्तरका है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है कि, और सबको पता मोहसिन नकवी साहब का कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। तो वो भी मौलाना के घर गए हैं और सारी चीजें हुई। ये मामला सेटल डाउन है। बाहर कोई मीडिया को तो कोई चीजें चाहिए होती है ना, तो वो इसीलिए वो उड़ाई जाती है। और देखें, जो मीडिया में जो चीजें आती हैं वो मैं नहीं समझता कि सारी फैक्ट होती है। वो चीजें जिग जैग होती हैं और राइट लेफ्ट और थोड़ा सा शेडो डाला जाता है। जो एक्चुअल चीज होती है, वो जो डी डे कहलाता है ना, फैसले की जो घड़ी होती है, उसमें वो चीजें निकाल के लाई जाती हैं। जैसे आर्सेनल है, जैसे जो जंग होती है उसके अंदर जो सबसे जो पीक का जो या सबसे जो मौसर हथियार होता है, उसको आखिर में इस्तेमाल किया जाता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब फैसला कुन घड़ी होती है। तो यहाँ पे भी वो वही चीज है मौलाना की। ये मामला बिल्कुल मैं समझता हूँ 200% ये सेटल डाउन है। बाकी देखें, उस वक्त तक कुछ ना कुछ तो पेट भरना है ना मीडिया का, उन्हें भी तो सोशल मीडिया के ऊपर आना है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना। आप देखें ना, बिलावल भुट्टो जरदारी, जिस दिन से ये केस मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकला, उन्होंने खराब किया। जब उनको वहां से यानी कि तंबीह की गई, ताकीद की गई, तुमने ये क्या कर दिया, फिर मोहसिन नकवी इन्वॉल्व हो गए, सदर आसिफ अली जरदारी। और बिलावल भुट्टो को देखें ना आप, वो कितनी बार एसोसिएशन से मिल चुके हैं, ये बार बार खिताब करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें वही है, उनको भी ऑन बोर्ड सबको ले लिया गया है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में जितनी भी बातें इसके ऊपर कोई कर ले, कोई पॉलिटिकल पार्टी कर ले, जेयूआई के लोग कर ले, नो, आप बताए ना, मौलाना फजल रहमान तो कोई बात ही नहीं की है ना। वो तो आइन के खिलाड़ी है मौलाना फजल रहमान, तो वो ऐसी वो नहीं कर सकते। और ये ट्रेन जो ना किसी तौर भी
कोई मिस नहीं करना चाहता। तो सही। पता जिसने ट्रेन मिस कर दी दोबारा ट्रेन नहीं आनी है। अच्छा नदीम साहब, जैसा कि हुकूमत का भी जो है वो आईनी तरामीम के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा खुल के इस पे बात की अभी तक, तो आखिर वजूहात क्या हैं कि अभी तक जो है वो हतमी मसवदा जो है वो सामने नहीं आ सका? क्या हुकूमत को कुछ अभी और रुकावटें हैं, आप समझते हैं? नहीं, देखिए मुसवदा किसके सामने आएगा? आम पब्लिक थोड़ी मुसवदा हुआ करता है, वो पार्लियामेंट में डिबेट होती है। लेकिन देखिए आप पीटीआई के दौरे हुकूमत देख लें आप, तो वहां पे एक एक दिन में 50-50 करारदादे मंजूरी बिल मंजूर होते थे सारे, वो दिखाई नहीं जाती हैं कुछ चीजें। बिल्कुल ऐसा ही है। वो सिर्फ देखिए चंद एक पॉइंट होते हैं, वो सामने लाए जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कस होती है, वो सारी चीजें होती है। देखिए पार्लियामेंट में अगर कंसेंसस के ऊपर जाएंगे वो चीजें होंगी, वो सवाल ही पैदा नहीं है। वजह ये कि अगर आज भी आपने देखा होगा ना, जो जो यानी कि मछली बाजार, बकरा मंडी, वो जो लगी हुई थी, स्पाइस बाजार लगा हुआ था सारा का सारा, एक दूसरे पे बरसात देखिए सब वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं और उसमें किसी की तैयारी कुछ नहीं होती, सिर्फ एक लफ्ज होता है। वो होता है कि डिबेटर्स जो होते हैं किसी भी तकरीर में एक लफ्ज दे दें, ठीक है, तो उसके बाद बोलना क्या इधर की उधर की हाँ की जाए तो वो करके घंटा गुजार देंगे। लेकिन अब एक शेर का मतलब दें, आप बोले शेर को पूरा कर दें, तो वो कोई नहीं कर सकता सिवाय शायर के। तो बात सिर्फ इतनी सी बात है कि ये इसको टूल वो दिया जा रहा है सारा, और कोई कोई कबाहत किसी भी चीज की नहीं, मुसवदा सामने उस तरह से नहीं आ सकता। और पार्टी देखिए, अगर पार्टी के सरदार कह रहे हैं हाँ जी हमारे एग्री है, मुझे किसी से मुसवदा जी ठीक है। अच्छा मंजूर होगा तो फिर वो आ जाएगा। ठीक है नदीम साहब, कुछ और मामला पे मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कुछ तासुर पैदा किया जा रहा है कि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे तो फिर क्या दोबारा इलेक्शंस की बातें होंगी या इस तरह का कोई मामला ज़ेर बहस आएगा? आपको लगता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उसके बाद फिर नए इलेक्शन की बातें होंगी या कुछ इस तरह से अदालत कोई अपना दे सकती है? देखिए कयास आराइयां हैं, किसी का भी जैसे बोलते हैं ना फन की कोई सरहद नहीं होती है, सही। ऐसे कयास आराइयों की, ख्वाहिशात की और ख्वाबों की कोई सरहद नहीं हुआ करती ना। उस पर टैक्स लगा हुआ है, वो सही बात। बातें कर ले। और ये जैसे मंसूर अली शाह हो कोई भी हो, देखिए मैं आज आपको बोलता हूँ इलेक्शन तो आप भूल ही जाए। सही। आप तो इलेक्शन तो भूल जाए। आप ये जो यानी 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है, उससे पहले तो इलेक्शन नामुमकिनात में से है, और उसके बाद कभी मैं कहता हूं कि इलेक्शन का कोई वो नहीं है इस वक्त, ठीक है। पाकिस्तान इलेक्शन का किसी भी तौर मुताबिक हो नहीं सकता, और खुदा ना खास्ता अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो मानेगा कौन? आप मानेंगे? मैं मानूंगा? कोई भी नहीं मानेगा जी। सिर्फ मानता वो, देखे ना पीटीआई शोर कर रही है कि सब 47 की गवर्नमेंट सारी चलेगी, मान लेते हैं, तो फिर केपी के गवर्नमेंट क्यों 40 वो क्यों नहीं आप उसको खत्म करते? फिर वो भी 47 की हुई थी। बात यह है कि हर इंसान पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से सच बोलना चाहता है, सच सुनना चाहता है, लेकिन सच सुनना अपनी मर्जी का, सच बोलना अपनी मर्जी का चाहता है। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली जस्टिस मंसूर अली शाह को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, उनकी हिमायत कर करके तहरीक इंसाफ ने। जिस दिन से भाई वो सीनियर आदमी है वो बन जाएगा, तो आप बात ये ना कि अब हर किसी का, जैसे अभी साथियों को भी लोगों ने खरीद लिया है, पॉलिटिशियन को भी खरीद लिया है। अब जुडिशरी जो पाकिस्तान का एक लाख वो है कि इंसाफ जिस मुआशरे में ना हो तो इंसाफ वो मुआशरे तबाह बर्बाद हो जाया करते हैं। अब हमने जो जुडिशरी है वो भी पार्टी वाले हो गए हैं, तो फिर कहाँ से मुआशरा बचता है? तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जैसे मंसूर शाह आ गए तो दूध की नहरी बह जाएंगी और तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, आप मेरी बात लिख लें, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं सारे का सारा। और एक और चीज जो इस मुसवदे के अंदर है, मौलाना फजल रहमान ने तजवीज पेश की थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि सीनियरिटी के ऊपर किसी को ला के बिठा दें, एक तरीक़ेकार है और दुनिया के अंदर वही राइज है। ये सीनियर लोग बैठेंगे, पॉलिटिशियन होंगे, जुडिशरी के लोग होंगे, वो बैठेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे, सीनियरिटी हो तो क्या हुआ। और यही फैसला और यही अमल वो कह रहे हैं पाक फौज के जो आर्मी चीफ हैं उनके लिए भी वो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए कि जरूरी नहीं है कि सीनियर, जैसे सरकारी इदारों के अंदर होता है कि सीनियर आदमी सफेद बाल हो जाते हैं तो सीनियर हो जाता है, अगर काम को पूछें तो फिर वो, हमारे सामने कई ऐसी चीजें हैं, वो नाम लेना अच्छा नहीं है, कितने लोग थे जो डिसीजन उनके कोई और लिखा करता था। तो ऐसी चीजें हैं मेरे ख्याल में, ये कोई नहीं, सिर्फ ये एक यानी कि इशू लेस चीजों को वो इशू बना दिया जाता है। और सिवाय उनको यानी कि
क्या कहना चाहिए कि उनको उनके खिलाफ ही आरा पैदा की जाए, इस तरह से उनकी हिमायत में बात कर करके उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग तो उनको बना रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे ये जो मौजूद जजेस हजरात हैं वो भी इसके साथ बरात के इजहार नहीं करते, उससे अपने आप को आइसोलेट नहीं करते, उसे जान नहीं छुड़ाते, उसमें स्टेटमेंट नहीं देते कि भाई हमारे मुतालिक क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये भी एक वो गलत है ना। वो भी फिर चाह रहे हैं कि हाँ इस तरह से हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो आएंगे तो सबको पता चल जाएगा जो ख्वाहिशात हैं सबकी क्या, हमें रिलीफ मिल जाएगा, अंधाधुन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कुर्सी पे होना अलग बात होती है, कुर्सी के बगैर वो अलग बात होती है। लेकिन जो बैठा हुआ होता है कुर्सी के ऊपर, उसे पता चल रहा होता है जब वो डिसीजन दे रहा है कि उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं। ये चीज़ है। अच्छा नदीम सर, बस आखिर में मैं आपसे एक और बात पे भी, बिलावल साहब ने आज गुफ्तगू की जो सहाफ़ियों से, उन्होंने कहा कि जो बानी पीटीआई हैं वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पीटीआई बानी का या फिर पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आने वाली मुल्क की सियासत के अंदर? देखें, जहाँ तक बानी पीटीआई का, वो पहले उन्होंने कहा था कि इजाजत दी थी 3 अफराद को अपनी पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात करो, लेकिन फिर उन्होंने बाद में कह दिया कि मैं दरवाजे बंद कर रहा हूँ। दरवाजे बंद कभी भी नहीं कर सकते। वजह यह है कि अलीम गंडापुर साहब कौन है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो तो उस कमेटी के मेंबर थे। अब देखे ना, अभी एक और मिसाल दूं मैं आपको। अभी जेल में जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है 18 तारीख तक, ये किसके कहने पे लगाई? जेल में जो मुलाकातें करा रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वुकला की, उसके भी इंचार्ज अलीम गंडापुर ही हैं। यही वो करते हैं सारा कुछ। उन पाबंदी लगा दी गई है। और ये जो 2 दफा जो वहां से गायब हुए हैं, वो सुलेमानी टोपी के साथ केपी हाउस से गायब हो जाते हैं, वहां से निकल के मरी चले जाते हैं। सारा कैसे चले जाते हैं? और तो बंदे पकड़े जाते हैं, गरीब बिखरे होते हैं, बंद हो जाते हैं, किसी का कुछ हो गया, इनको कुछ भी नहीं होता। और एक टका भी जेल में तो 12 इजला क्रॉस करके पहुंच जाते हैं, और बड़े फ्रेश होके असेंबली में पहुंचे। नहीं, आप देखें ना, फ्रेश होके पहुंचे ना। तो बात यह है कि वहां से गुजरते हुए उमर अयूब का घर भी सामने था, ठीक है। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। देखें, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो बहरहाल ये तो खैर नामुमकिनात में तो सियासत कर ही सकते। जमात आई कैसे थी, परवान कैसे चढ़ी है, ठीक है। और अभी भी वही है कि हमें कुछ न कुछ आसरा मिल जाए। और तहरीक इंसाफ में देखें, वाज़ेह तौर पे, यानी कि मैं तो कहता हूँ कि इंतशार ही इसके अंदर है, इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं इसमें। अलीम गंडापुर का जो ग्रुप है, अभी देखें ना, शाह फरमान को उन्होंने अपना पॉलिटिकल वो बना दिया है, ठीक है। वो भी खामोश बैठे थे, साबिक गवर्नर हैं, खामोश बैठे थे। लेकिन उनको खिराज क्यों दिया गया है, ये आपके लिए बड़ी हो सकता है कि इल्म हो या ना हो। इन्होंने जो कमेटी बनी थी पहले फैक्ट फाइंडिंग वाली, जो करप्शन की तहकीकात कर रही थी, जिसका इल्जाम केपी के शकील अहमद खान जो वजीर थे उनको हटा दिया गया। तो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करके सारे इनकी जो करप्शन हो रही थी अलीम गंडापुर और केपी गवर्नमेंट की, वो बताई थी। तो इमरान खान, उसके बाद अलीम गंडापुर ने इनको हटा दिया था, उस बुनियाद पर हटाया था। उस जो 3 रुकनी कमेटी थी उसके अंदर शाह फरमान को डाला गया था, और शाह फरमान ने अलीम गंडापुर के अहकाम की रोशनी में शकील अहमद खान के खिलाफ वो कहा कि ये यानी कि करप्शन के जिम्मेदार हैं, तो उनको हटाया गया था। तो उसी का खिराज इनको इस तरह से लिया गया। तो यहाँ पे ये अच्छा, फिर बैरिस्टर गौहर और वो असद कैसर, ये जो है ये मुज़ाकरात के हामी हैं गवर्नमेंट के साथ भी और सबके साथ। के वो उनका कहना ये है, वो कहते हैं कि हम राहवार करते हैं, मुज़ाकरात की बातचीत की कि तमाम मामला आगे बढ़े। लेकिन अलीम गंडापुर जो है ये ऐसा बयान देते हैं, उसके बाद सारा वो डिटेल हो जाती है सारी चीजें। तो ये कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से पीछे है नहीं, कि इस्टेब्लिशमेंट ही की गोद में चढ़ के परवान चढ़े हैं, वहीं पे इनकी आबियारी हुई है। और उसके हट के तो कोई कुछ भी नहीं। वो मिसाल है ना कि जो भी मरकज से हटा वो कहीं पे ना था, तो वही सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त दिया। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार नदीम रज़ा साहब जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल ऐं आइनी अदालतुनि जे मामले ते जेके हुकूमत तरफ़ां आइनी तरमीमूं करण जूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं, उन हवाले सां पंहिंजी राय अवां जे साम्हूं रखी। नाज़रीन, वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं चक वाक़े जी, जिते महर जतोई तकरार जे वर चढ़ी वियो आहे, SHO शहीद थियो आहे उन मामले में। पाण उन डिस्कस कंदा। वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण बि हाज़िर थियूं था।